नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है 6 के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, कारोबार से जुड़ी जानकारियां भी होंगी और खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन जगत में किन खबरों ने फैला रखी है सनसनी, हर खबर से करेंगे अपडेट। शुरुआत बिहार की बड़ी खबर के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की करते हैं। बिहार में क्राइम कंट्रोल की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दफ्तर का पता बदलने वाला है। नए साल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी नए दफ्तर में कदम रखने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की कमान अब पुराने सचिवालय की उस हाईटेक इमारत से चलेगी जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऑफिस शिफ्ट होने जा रहा है। इसकी तैयारी देखिए जोर शोर के साथ की जा रही है। तो न सिर्फ सम्राट हाईटेक दफ्तर में शिफ्ट करने वाले हैं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन भी और मजबूत करने वाले हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कार्यालय अब पुराने सचिवालय में ही हो जाएगा। अब पुराने सचिवालय के दक्षिण भाग के पहले फ्लोर पर ये चैम्बर बनाया जा रहा है। लिहाजा सम्राट चौधरी अब और सीएम नीतीश के करीब आ जाएंगे। दोनों के बीच और अच्छी तालमेल होने की पूरी संभावना है। और आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का कमरा नंबर 284 होगा, जहां सीएम का एक कमरा पहले से बगल में ही है। और ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री के कार्यालय का शुभारंभ हर मास के बाद होगा। गृह सचिव का भी नया एड्रेस अब कमरा नंबर 289 हो जाएगा। दोनों का चैम्बर आसपास होने से काम और तेजी से होगा। आपको बता दें कि साल 2018 में गृह विभाग को सरदार पटेल भवन में शिफ्ट कर दिया गया। तब इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल रहे थे और अब सम्राट चौधरी, और इसीलिए तब्दीली की जा रही है। डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी के कार्यालय का पता अब बदलने वाला है। यानी अब सरदार पटेल भवन नहीं बल्कि अब पुराना सचिवालय स्थित कमरा नंबर 284 में अब उनका पता हो जाएगा। और जिसको लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। सम्राट चौधरी अब सीएम नीतीश कुमार के काफी करीब रहेंगे, यानी उनका जो कार्यालय होगा मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है उनके ठीक पास में होगा। और जिसको लेकर युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है। दिन रात या फिर दिन में ही काम चल रहा है? दिन रात चल रहा है एकदम। कब तक तैयार होने की उम्मीद है आपको? उम्मीद तो लगातार काम चल रहा है। आप किस विभाग में? हम वित्त विभाग। वित्त विभाग में। तो क्या लग रहा है कि अब तो आपका ही पता बदल सकता है? चर्चा ये है कि ये फ्लोर तो पूरा गृह विभाग का हो जाएगा। हम लोग यहाँ से चले हट जाएंगे। यहाँ से हट जाइएगा आप लोग? हाँ। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से हट। इससे पहले कभी डीजीपी बैठते थे इसमें? हाँ, इसमें डीजीपी बैठते थे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की। बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर देखिए काफी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। उद्योग वार्ता में रिकॉर्ड 32 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे बिहार में नए उद्योगों की स्थापना की उम्मीद बढ़ गई है। बिहार को एक नए इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को भविष्य में काफी मजबूती मिलेगी। मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ अहम चर्चा की, जिसमें 32 निवेशकों ने बिहार में उद्योग लगाने पर हामी भरी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की पहल उद्योग वार्ता बिहार में निवेश के नए अवसर खोल रही है और ये बेहद ही सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इस पहल से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और नीतीश सरकार के प्रति सहयोग की नई उम्मीदें भी जगी है। है 2047 में विकसित भारत का, उसके तहत बिहार भी विकसित बनना है और मेरा क्षेत्र जो मिथिला है वह भी विकसित बनेगी। कांग्रेस और राजद के शासन काल में जो हमारे मिथिला क्षेत्र में जितने उद्योग था सबको बंद करने का काम किया, चाहे अशोक पेपर मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, रैयाम हो, चाहे जिस तरह का हसनपुर का चीनी मिल हो। अब बिहार सरकार ने निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, जो विकसित बिहार बनाने के लिए उद्योग लगाना ही पड़ेगा। और इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर जोर भी दिया है। तो चलिए अब आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि निवेश प्रस्ताव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में आए हैं। तो देखिए आपको बताते चलें कि पहला जो है वो डेयरी और दूध उत्पाद उद्योग, और दूसरा बिहार फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में निवेश, और इसके बाद तीसरा बिजली और इलेक्ट्रिकल उत्पाद इकाई। एक एक करके आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। तो देखिए हमने आपको बताया
बिजली और इलेक्ट्रिकल उत्पाद इकाई, इसके बाद फर्नीचर शिक्षण संस्थान और हेल्थ केयर, और फिर लेदर गुड्स निर्माण और एक्सपोर्ट यूनिट। इसके बाद देखिए छठा है गन्ना उद्योग के विस्तार से जुड़े हुए प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं, और यही वो 6 सेक्टर हैं जिसमें बिहार के उद्यमी सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो बिहार में देखिए कौशल, संसाधन और संभावनाओं की कमी नहीं है, और ऐसे में उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा और पलायन भी इससे कम होगा। पटना से एक बड़ी खबर देखिए, जमीन विवाद के निपटारे के लिए संवाद कार्यक्रम में एक बड़ा मामला सामने आया है। फुलवारी शरीफ जानीपुर से यह मामला सामने आया है, जिसमें लोगों ने शिकायत की कि 4 साल से दाखिल खारिज का काम नहीं हो रहा है, और इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तुरंत ही अंचल अधिकारी और कर्मचारी को बुलाया और ये कहा कि आवेदनकर्ता को पहचानते हैं या नहीं। विजय सिन्हा के सामने खड़े होते ही कर्मचारी वहां पर थरथराने लग गए, कांपने लगे। विजय सिन्हा ने कहा कि डर से थरथराओ मत, क्या कार्रवाई हुई है ये बताओ। फिर उन्होंने अफसरों को तुरंत ही इस मामले को निपटाने का निर्देश दिया और ये कहा कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो अगली बार थरथराने का भी मौका नहीं देंगे। सभी अंचल अधिकारी को उप मुख्यमंत्री ने 15 दिनों का मौका दिया है। हम बैठे हैं समाधान के लिए, और सुनो, मैं कर्मचारी और सीओ सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं 15 दिन का सबको समय दे रहा हूं। अगली बार बैठेंगे तो थरथराने का जगह नहीं जाने देंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसा है। नित्यानंद राय ने यह कहा कि आरजेडी में खुद विवाद पैदा हो गया है। तेजस्वी के नेतृत्व पर अब कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है और इसीलिए तेजस्वी विदेश चले गए हैं। राहुल और तेजस्वी का स्वभाव एक है, दोनों देश में नहीं रहना चाहते। तेजस्वी और राहुल जी का स्वभाव एक जैसा है। तेजस्वी न बिहार में रहना चाहते हैं और न देश में राहुल जी रहना चाहते हैं। दोनों बार बार विदेश क्यों भाग रहे हैं अब तो ही बताएंगे, उसमें हम क्या बताएंगे कि अब उनके पार्टी में भी बड़ा विवाद हो गया। आपस में चुनाव के प्रचंड हार के बाद मायूस आरजेडी अब तेजस्वी पे उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को भी भरोसा टूट गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में हैं और बेहतर कानून व्यवस्था की दिशा में वो नए नए कदम भी उठा रहे हैं। कभी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है तो कभी थानों को एक्टिव करने को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं, और इसी क्रम में अब पटना शहर की निगरानी एआई जनरेटेड कैमरा से करने का फैसला लिया गया है और इसकी शुरुआत गांधी मैदान इलाके से की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले के रजौली पहुंचे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी भी थे। सीएम नीतीश ने यहां हरदिया पंचायत के फुलवरिया डैम पर पहुंचकर विकास योजनाओं का जायजा लिया। बिहार झारखंड सीमा पर स्थित इस खूबसूरत डैम में मछली पालन के साथ ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना पर काम किया जा रहा है। सीएम ने इसका भी निरीक्षण किया। सीएम का यह दौरा 2 प्रमुख संदेशों पर केंद्रित था। एक, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और दूसरा, जीविका दीदियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को मजबूती देना। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया। बिहार में जमीन के विवाद के निपटारे को लेकर देखिए आज से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ी शुरुआत की है। विजय सिन्हा ने यह कहा है कि उनका प्रयास यह है कि जमीन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हो, लेकिन उसके पहले लोगों को कम से कम 4 स्टेज से गुजरना होगा। अगर इन 4 स्टेज पर उनकी शिकायतें दूर नहीं होती है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तब अंत में उसे प्राथमिकता के तौर पर सुना जाएगा। आपको कुछ जानकारी हमें उपलब्ध कराएंगे। आपका कोई दाखिल खारिज, परिमार्जन या कोई अन्य शिकायत है तो सर्वप्रथम आपने अंचल और थाना में शिकायत दर्ज किया है क्या? शिकायत दर्ज किया है तो अपने आवेदन में उसकी कॉपी आपने लगाया। तत्पश्चात
अगर जो वहां पर आपके शिकायत का निपटारा नहीं हुआ तो अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी, भूमि सुधार समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत लिखित किया, उसकी कॉपी आपने लगाया आवेदन में, इस स्तर पर भी समाधान नहीं हुआ तो जिला स्तर के पदाधिकारी, अपर समाहर्ता या समाहर्ता के यहाँ आपने लिखित शिकायत किया। ये 3 स्टेज है। पहला अंचल और थाना, दूसरा अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी डीसीएलआर और एसडीओ, तीसरा एडीएम और डीएम। आपने तीनों जगह आवेदन दिया, उसमें डेट लिखा रहेगा। उसके बाद अपने प्रमंडल के आयुक्त के यहां भी शिकायत आपने किया। ये चारों स्टेज के बाद नहीं सुना गया तो हम उसको विशेष संज्ञान में लेंगे। इस 4 स्टेज पर शिकायत करने की सरकार की जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बना है, नहीं होता है तब हमारे विभाग स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। प्रधान सचिव और मंत्री के पास शिकायत आएगा, हम संज्ञान में लेंगे। और आज सारे पदाधिकारियों को बैठाने का उद्देश्य भी यही है कि जिन लोगों ने चारों स्टेज पर अपना आवेदन दे दिया और नहीं सुनवाई हुआ, हम उसकी प्राथमिकता में लेंगे। बिहार के बाद बंगाल सहित कई राज्यों में जारी एसआईआर पर सियासी बवाल मचा है, जिसको लेकर जेडीयू सांसद संजय झा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में इतना बड़ा अभ्यास हो गया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कई बीएलओ को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई। ऐसे में बंगाल सहित दूसरे राज्यों में जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही विपक्ष की जो भाषा है उसमें बौखलाहट साफ दिख रही है। नीतीश कुमार जी खास करके लड़कियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और अगर हम चुनाव जीते रहे तो बहुत बड़ा ये योगदान महिलाओं का रहा है और उन्होंने ये काम करके दिखाया। नीतीश कुमार जी का काम का मूल्यांकन करेंगे पिछले 20 साल का तो बहुत सारा काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, अन्य जगह में, लेकिन एक काम जो 1000 साल में नहीं हुआ वो 20 साल में नीतीश जी ने किया हुआ है, महिला सशक्तिकरण का। जो भी पत्रकार दिल्ली देखिए, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी की पहल पर दोनों सदनों में चर्चा हुई है, वो कोशिश करेंगे बिहार में भी इस पर बहस हो। वहीं प्रेम कुमार ने तेजस्वी के विधानसभा सत्र में नहीं रहने पर भी तंज कसा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा के पहल पर और दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में डिबेट हुआ है, सबों को भाग लेने का मौका मिला है। निश्चित तौर पर यहाँ भी हम प्रयास करेंगे, यहाँ भी डिबेट हो ताकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जाने वंदे मातरम के महत्व। ये लोकतंत्र में प्रतिपक्ष, लोकतंत्र 2 पहिए, सत्ता और प्रतिपक्ष पूरे जरूर रहना चाहिए था। जिस तरह जनता ने उनके प्रति विश्वास व्यक्त करके करीब 25 सीट उनको आया मान लिए गए और एक अवसर मिला है नेता प्रतिपक्ष रूप में जाकर उनको निर्वाह करना चाहिए था, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था। उससे मैसेज गलत गया है, लोकतंत्र की इच्छा नहीं जाकर के है। सीतामढ़ी में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन कहर साबित हो रहा है। अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि शहर की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। पक्के निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है तो वहीं कई जगहों पर प्रशासन की इस कड़े कार्रवाई का भारी विरोध भी हो रहा है, जिसकी वजह से इस अभियान में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। औरंगाबाद में देखिए, अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाशों ने भाई बहन को गोली मार दी और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूटपाट का विरोध करने पर दोनों भाई बहन को गोली मारी गई। औरंगाबाद जिले में जमहोर इलाके के शोशी बिगहा गांव में
शीशो बिघा गांव में दरअसल ये बड़ी वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन बाइक से घर लौट रहे थे, तभी हथियार से लैस बेखौफ बदमाशों ने दोनों को घेर लिया और लूटपाट करने लग गए। जब इन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पिस्टल निकालकर गोली मार दी। इस बड़ी वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव वाले काफी आक्रोशित हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए गांव वालों ने पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया है, वरना आक्रोशित लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलन करके एसपी साहब का घेराव कोठी को करेंगे और ये 12 घंटा के अंदर में जो घटना देने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ करके हम लोग को जानकारी दें। बिहार में अब बालू और भू माफियाओं की खैर नहीं। बालू और भू माफिया के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने अभियान और तेज कर दिया है। बिहार पुलिस भी अब ऑपरेशन बालू माफिया चला रही है, जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजधानी पटना के मनेर इलाके से 28 ट्रैक्टर जब्त किया है। मनेर के इलाके में कई नाव भी जब्त किए गए हैं और पुलिस ने जुर्माना भी वसूला है। दानापुर में भी एसडीओ और जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। मनेर थाना के लोदीपुर और व्यावपुर गंगा नदी घाट पर अवैध तरीके से बालू निकासी करने वाले माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। देखिए, 7 बालू माफिया को गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि ये कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी, क्योंकि गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर ईओयू में डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है और इस टीम में ईओयू के एसपी राजेश कुमार सहित 4 डीएसपी और 5 पुलिस इंस्पेक्टर के स्तर के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इसे ही रिकवर किया जा रहा है। जहां जहां से बालू की निकासी होती है उसको चिन्हित किया जा रहा है और वहां पे कार्रवाई की जा रही है और रिकवरी अच्छी मात्रा में हो रही है। दानापुर अनुमंडल के अंतर्गत कल मनेर में लोदीपुर पंचायत में एसडीपीओ, एसडीएम, जिला खनन विकास पदाधिकारी सबके ज्वाइंट टीम के साथ अवैध बालू के खनन को लेकर के छापेमारी की गई थी, जिसमें नदी में जो नदी नाव के माध्यम से लोगों के द्वारा अवैध बालू का खनन और उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उस पे की गई छापेमारी। उसमें हमारे द्वारा 3 नाव पकड़े गए थे, जिसमें से 2 नाव को जब्त किया गया है। पटना से बड़ी खबर, बेऊर थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीओ और एसडीपीओ खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां पर बेऊर मोड़ के पास में बालू मंडी में छापेमारी की और अवैध रूप से बालू बेच रहे 9 ट्रैक्टरों को ट्रॉली के साथ ही जब्त कर लिया। अब इस दौरान देखिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सभी गाड़ियों पर खनन नियमावली 2024 के तहत यहां पर 10.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बिहार में लगातार बालू माफिया के खिलाफ जारी एक्शन पर दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने यह कहा कि बिहार में कोई भी माफिया नहीं बचेगा। हर माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और यह एक्शन आगे भी जारी रहेगा। जो खनन माफियाओं को तरी पार करने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से आज के तिथि में राज्य में एक भी माफिया नहीं बचने वाला है। चाहे किसी तरह का माफियाओं के द्वारा जो गुंडागर्दी किया जा रहा है, उस पर बिहार सरकार लगाम लगा करके रहेगी। पटना से बड़ी खबर देखिए, बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी पर ईओयू ने शिकंजा कसा है। अवैध कमाई के आरोप में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास अधिकारी भावेश कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापा मारा है। बैंक अधिकारी पर गलत कमाई से करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। पटना और गोपालगंज में 6 ठिकानों पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की। आरोप है कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जा रही है। आरोप के सत्यापन के बाद में दरअसल कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, अधिकारी भावेश कुमार के एक पेट्रोल पंप और एक राइस मिल को सीज किया गया है। साथ ही 40 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का गंभीर आरोप है, जो गलत तरीका अपना करके गलत तरीके से बनाई गई है। और इसीलिए ईओयू ने भावेश कुमार के ऑफिस और आवास के साथ साथ कई और भी संदिग्ध ठिकानों पर धावा बोला है। सेंट्रल बैंक में डेवलपमेंट अफसर हैं और इनके विरुद्ध आय से ही संपत्ति का मामला हमारे यहाँ दर्ज हुआ है और उसी सिलसिले में हम लोग माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है, हम सर्च कर रहे हैं। ये भवेश कुमार पाटलिपुत्रा सेंट्रल बैंक में डेवलपमेंट अफसर हैं। अभी एजुकेशन यहाँ एजुकेशन रोड में है, जो है ये पोस्टेड है। अभी पूरे बिहार में 6 जगह पर छापेमारी चल रही है इनके विरोध में
तो देखिए, ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। अकाउंट ऑफिसर भवेश कुमार सिंह के आवास पर रेड मारा है। बिहटा, बेला और दानापुर आवास पर ईओयू की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज और कैश मिले हैं। ईओयू के सूत्रों के अनुसार ये प्राथमिक कार्रवाई है। बरामद कागजात और डिजिटल डेटा की जांच के बाद आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और इस छापेमारी को अब तक की महत्वपूर्ण वित्तीय कार्रवाई माना जा रहा है और जल्द ही ईओयू प्रेस ब्रीफिंग करके पूरी जानकारी साझा कर सकती है। अब एक खबर मिल रही है कटिहार से, जहां पर भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। देखिए, बंधक को छुड़ाने गई पुलिस से धक्का मुक्की की गई है। दरअसल 2 गाड़ी की टक्कर के बाद ग्रामीणों ने एक शख्स को बंधक बनाकर रखा था और जब बंधक को छुड़ाने पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। और हालांकि देखिए, यहां पर हालात संभालते हुए पुलिस ने बंधक को तो छुड़ा लिया। वहीं एएसपी अभिजीत सिंह का यह कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। एक्सीडेंट के चलते एक व्यक्ति को वहाँ के ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। तो जो हमारी 112 की टीम है वो वहाँ रश करती है और साथ में पीछे से फोर्स और भेजा जाता है। उसी क्रम में उस व्यक्ति को जब बंधक को छुड़ा के थाना लाया जाता रहता है तो ग्रामीण कुछ उत्तेजक हो जाते हैं और वो लोग उसको छुड़ाने के क्रम में पुलिस से भी उलझ जाते हैं। मोतिहारी से खबर मिल रही है, थाना हाजत में आरोपी की मौत हो गई। कल्याणपुर थाने का मामला बताया जा रहा है। हाजत में आरोपी की मौत के बाद लोगों ने जमकर यहां पर बवाल काटा है। तो ये मामला मोतिहारी का है। बताया जा रहा, थाना हाजत में आरोपी की मौत हो गई। इसके बाद कल्याणपुर थाने में उसके बाद बाहर ही दरअसल लोगों ने जमकर बवाल काटा है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। पाकिस्तान में देखिए, आतंकी संगठन टीटीपी ने घातक हमला किया और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में टीटीपी ने पाक सुरक्षा बलों पर 2 हमलों को अंजाम दिया है। कुर्रम के मनाटो इलाके में टीटीपी के एक के बाद एक किए गए 2 हमलों में 6 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। इन हमलों में कम से कम देखिए 4 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टीटीपी की ओर से यह हमला असीम मुनीर के पाकिस्तान का पहला CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के ठीक बाद हुआ है। और खबरें कारोबार और बाजार से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज 12 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन भी शानदार तेजी देखने को मिली। BSE सेंसेक्स 449 अंक बढ़कर 85,267 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 148 अंक बढ़कर 26,046 पर बंद हुआ। माना जा रहा है कि ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेत और पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत से निवेशकों के सेंटिमेंट को मजबूती मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।